हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं गौरव कुमार सिंह आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हमने जीएस के क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ किया है और सब्जेक्ट हमने सबसे पहले उठाया है इंडियन ज्योग्राफी। पिछले वीडियो तक हमने जो है 20 क्वेश्चन पर काम किया था। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 20 तक तो हम लोग काम कर चुके थे। क्वेश्चन 21 है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। लैंटिक आवास, लैंटिक आवास, लैंटिक जो हैबिटेट है, लैंटिक का मतलब होता है वैसे आवास से, आवास का मतलब लैंटिक का मतलब होता है वैसे जगह से होते हैं जहाँ अभी भी पानी का जमाव है या पानी बच गया है, ठीक है ना। लैंटिक का मतलब जिसमें अभी भी पानी का जमा हुआ है, तो उस एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्लांट्स वगैरह निकल आते हैं, तो वैसे जगह को बोलते हैं हम लोग लैंटिक आवास या लैंटिक हैबिटेट, ठीक है ना। तो लैंटिक का क्या मतलब हुआ? लैंटिक का जो मतलब हुआ, जहां अभी भी पानी का जमाव है, ठीक है ना। तो लैंटिक आवास में देखेंगे तो इसमें आएगा आपका सबसे पहले तालाब आता है, पानी का जमाव होता है यहाँ पर। इसके बाद आपका झील आता है, इसके बाद इसमें बेसिन आएगा, दलदली जो क्षेत्र होगा, दलदल, यहाँ भी पानी का जमाव हो जाता है। तो तालाब है, झील है, बेसिन है, दलदल है, ये सभी आते हैं किसमें? लैंटिक आवास में ना, लैंटिक आवास के क्षेत्र में आते हैं। तो हमारा इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा जो आंसर होगा तालाब और दलदल, ऑप्शन ए ना। तो 21 का हो गया हमारा कौन सा आंसर? ए। तो इस पर ध्यान रखना है, लैंटिक का मतलब जहां अभी भी पानी का जमाव है, पानी निकल गया था लेकिन उसके बावजूद वहां पानी क्या रह गया? बचा रह गया। तो तालाब है, झील है, बेसिन है, दलदल, ये सारे पार्ट को बोलते हैं हम लोग लैंटिक और वो हैबिटेट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब और दलदल। क्वेश्चन 22 है कि गंगा डेल्टा में मैंग्रोव वन को क्या कहा जाता है? और ये पिछले क्लास वीडियो में ही हमने देखा था। ये आपका आंसर है कौन सा? सुंदरवन। तो 22 का मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? गंगा के डेल्टा में मैंग्रोव वन, तो आपको उसमें बताए थे जो मैंग्रोव वन होते हैं इन्हीं को हम लोग जो है ज्वारीय, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टाई, इसी को बोलते हैं सुंदरी वन, सुंदरी सॉरी सुंदर। सुंदरवन ना, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी वृक्ष ज़्यादा है इस वजह से इसका नाम हो गया सुंदरवन, ठीक है। इसी मैंग्रोव वन में जो सुंदरवन है भारत में, ये आपका भारत का जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर और ये बांग्लादेश, इसी दो देश में फैला हुआ है ये वन। और ये सेक्टर में जो आपको मिलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर, आप सुने होंगे नाम, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है हमारा सुंदरवन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कौन सा हो गया? 22 का आंसर हो गया हमारा कौन सा? बी वाला ना, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है? भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है?
लेटराइट है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है और पंख है। पंख का मतलब मड हो गया। तो सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है। तो भारत के मिट्टियों में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मिलने वाली मिट्टियों में आपका एक है जलोढ़क, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया लाल पीली मिट्टी, लाल पीली। इसके बाद है काली और इसके बाद है आपका लैटेराइट। ये जो 4 प्रमुख मिट्टियां हैं यही भारत में ज़्यादा मिलती हैं। अगर प्रतिशत के हिसाब से अगर देखेंगे तो जलोढ़क मिट्टी जो है 43% है, ये लगभग 18% है, ये 15% है और अप्रॉक्स ये 3% है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था कि सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें कौन सा हो गया हमारा जलोढ़क मिट्टी, यही वाला एलुवियल सॉइल। तो इसका हमारा आंसर हो गया 22 का सी ना, 22 का हमारा हो गया कौन सा, सी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। क्वेश्चन है कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास, काली कपासी मिट्टी, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी, काली मिट्टी ना, काली कपासी। तो जो क्वेश्चन था ट्वेंटी 24 का, क्वेश्चन है 24 का, आंसर हमारा कौन सा हो गया इसमें, काली मिट्टी। 24 का सी, सी है काली मिट्टी। अब देखिए जो काली मिट्टी है इसी काली को कपासी भी बोलते हैं, कपास फसल के लिए महत्वपूर्ण है। तो काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग जानते हैं रेगुर, इसी को हम लोग जानते हैं करैल, इसी को जानते हैं हम लोग चरनोजम, चरनोजम, इसी को हम लोग जानते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी। तो जो काली मिट्टी है उसको काली मिट्टी भी बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर भी बोलते हैं, करैल भी बोलते हैं, चरनोजम भी बोलते हैं और इसी को बोलते हैं स्वतः जुताई वाली भी मिट्टी बोलते हैं। खुद से इसकी क्या हो जाती है, जुताई हो जाती है। क्योंकि स्वतः जुताई वाली मिट्टी इस वजह से कहते हैं कि काली मिट्टी की खासियत है कि जब पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है तो ये चिकनी हो जाती है और जब इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं और दरारें पड़ जाने की वजह से मिट्टी खुद से खुद क्या हो जाती है, जुत जाती है, ठीक है ना। और ये जो मिट्टी है ये बेसाल्ट चट्टानों से बनती है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से ये मिट्टी बनती है, कौन सी, काली मिट्टी मिलती है। और जो बेसाल्ट है ये ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी जब फटता है तो मैग्मा बाहर निकलता है, तो मैग्मा का वह पार्ट जो जमीन के नीचे रह गया उसको बोलते हैं बेसाल्ट और जो ऊपर की ओर रह गया उसको बोलते हैं क्या, सॉरी उल्टा हो गया, मैग्मा का वह पार्ट जो जमीन के नीचे है उसको बोलते हैं ग्रेनाइट, जो नीचे है उसको बोलते हैं ग्रेनाइट और जो ऊपर रह गया उसको बोलते हैं क्या, बेसाल्ट। और इसी बेसाल्ट के टूटने फूटने से बनती है कौन सी, काली कपासी मिट्टी। तो ये जो है कपास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये जो मिट्टी है ये खट्टे फलों के लिए महत्वपूर्ण है, खट्टे फल के लिए। इसी वजह से ये मिट्टी जो है इसी वजह से इसमें खट्टे फल, जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र में मिट्टी ज़्यादा मिलती है, वहाँ पर आपका जो है अंगूर, नींबू और इसके अलावा आपका जो है संतरा, मौसमी, अगर ये सब फल वहाँ पर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं ना। और ये मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है देखेंगे तो ये मिट्टी ज़्यादा मिलती है आपका महाराष्ट्र में और उसके बाद है गुजरात में। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है कि जहाँ जहाँ भी पठार मिलेगा वो हर जगह ये मिट्टी क्या होगी, मिलेगी। पठारी भाग में हर जगह ये मिट्टी मिलेगी।
तो ये सबसे ज़्यादा मिली कहाँ पे? महाराष्ट्र में, गुजरात में। और ये जो मिट्टी है किसके लिए प्रसिद्ध है? खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। और इस मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है ना? तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? 24 का आपका सी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? क्वेश्चन है कि ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। लेटराइट ये भारत की चौथी सबसे बड़ी मिट्टी है। लेटराइट की बात जो कहेंगे करते हैं, लेटराइट जो मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी का जो रंग है ये लाल है। इसका जो पीएच है ये 4.4 के आसपास है। इस वजह से मिट्टी कैसे होगी? अम्लीय। और ये मिट्टी का में जो उत्पादन है, तो ये आपका चाय है, कॉफ़ी है, मसाले हैं, मसाले, इन सब चीज़ों के लिए ये महत्वपूर्ण है। मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलती है किसमें? केरल में सबसे ज़्यादा मिलती है। और ये जो लेटराइट जो मिट्टी है ये जो लेटराइट मिट्टी है, इसका जो रंग है वो लाल है। तो लेटराइट मिट्टी का रंग हो गया लाल। इसका जो पीएच 4.4 के आसपास मिलता है, तो मिट्टी कैसे होगी? अम्लीय होगी। और ये जो मिट्टी है विशेषकर चाय, कॉफ़ी, मसाले, रबर, इन सब चीज़ों के लिए क्या है? ये उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। और ये मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलती है कहाँ पर? केरल में। इस मिट्टी में जो पाया जाता है वो आपका लोहा है और एल्युमिनियम। लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा इसमें ज़्यादा मिलती है। और लोहा की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ही इसका रंग क्या है? लाल है। तो वैसी मिट्टी जिसमें जो है लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा हो उसको बोलते हैं लेटराइट। और लेटराइट जो मिट्टी है लेटराइजेशन की प्रक्रिया से बनती है। उसको हम लोग जो कभी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि लेटराइजेशन का प्रोसेस क्या है। तो लेटराइट मिट्टी में एल्युमिनियम लोहा की मात्रा ज़्यादा है, इसका रंग हो गया लाल, इसका पीएच हो गया 4.4। और उत्पादन चाय, कॉफ़ी, रबड़, मसाले के लिए। और सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ मिली? केरल में। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि लेटराइट मिट्टी की रचना होती है, तो कौन सा हो गया हमारा? अम्लीय। तो 25 का कौन सा आंसर हो गया हमारा? सी। यहाँ से क्वेश्चन बनाना पेज से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी की महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। आपको सबसे अभी बताया भी है, केरल में मिलती है। और केरल का जो तट है आपका कौन सा तट है? ये केरल का ये जो तट है इसको बोलते हैं हम लोग मालाबार। मालाबार तट है। और इस वाला जो पार्ट में जो तट है इसको बोलते हैं क्या? कोरोमंडल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। तो चूंकि केरल में ज़्यादा ये मिट्टी है, पश्चिमी घाट जो मिलता है ये पश्चिमी घाट के सारे मिट्टी मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा किसमें है? केरल में। इस वजह, और केरल का जो तट है कौन सा है? मालाबार। इस वजह से हमारा आंसर कौन सा हो गया इसमें? मालाबार तटीय क्षेत्र। आंसर हो गया 26 का कौन सा? ए। ठीक है ना? बस्तर का जो पठार है, बुंदेलखंड का जो पठारी भाग है और कोरोमंडल तटीय क्षेत्र है, यहाँ भी मिलेगी लेकिन कम मात्रा मिलती है। सबसे ज़्यादा पाई जाती है किसमें? मालाबार तटीय क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन हो गया। आइए नेक्स्ट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि खरीफ की फसल काटी जाती है। तो हमारे यहाँ जो फसल है वो 3 मौसम में है। एक है आपका खरीफ का फसल, उसके बाद होता है रबी का फसल, उसके बाद कौन सा होता है? जायद का फसल। तो खरीफ का जो फसल है, जो खरीफ का फसल है, ये पता है आपको जून जुलाई में लगाया जाता है। इसको जून जुलाई में लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है।
और जब अक्टूबर नवंबर में जब काटा जाता है तो इसी समय लगा जाता है कौन सा, रवि का फसल। और रवि का जो फसल लगता है अक्टूबर नवंबर में, कटता है कब है, मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में कटता है। और फिर मार्च अप्रैल में आपका लग जाता है कौन सा, जायद का फसल। और जायद का फसल कटता है कब, जून जुलाई में। यही आपका क्रम है और इसी को याद रखना है ना। तो ये हो गया आपका खरीफ, ये हो गया आपका रबी, और ये हो गया आपका जायद। तो खरीफ का फसल हो गया जून जुलाई, रबी का फसल हो गया अक्टूबर नवंबर, जायद का फसल हो गया मार्च अप्रैल में। तो यह कटेगा कब, अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में लगेगा रबी का फसल, तो कटेगा कब, मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में लगेगा जायद का फसल, तो कटेगा कब, जून जुलाई में। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, कब काटी जाती है, तो आपका हमारा आंसर कौन सा होगा, अक्टूबर नवंबर। तो आंसर कौन सा हो गया इसमें, नवंबर के प्रारंभ, अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन नंबर सी। तो 27 का हो गया कौन सा, सी। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है कि लंबे रेशे वाले फसलें कौन सी होती हैं। लंबे रेशे वाले फसल, रेशा वाला फसल कह रहा है। तो ऑप्शन दिया है जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, सन, जूट, सन, कपास, मक्का। मक्का तो मोटे अनाज में आता है। इसमें जो हमारा आंसर है वो कपास, सन और जूट है, सी। 28 का कौन सा हो गया, सी। आइए देखते हैं। देखिए इसमें जो कपास है, इसमें जो कपास ये सबसे ज़्यादा होता है किसमें, गुजरात में। सबसे ज़्यादा गुजरात में, इसके बाद आता है किसका, महाराष्ट्र में। ठीक है ना। इसके बाद दिया है कौन सा, सन। सन के जो रेशे होते हैं उससे बोरियां बनाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ये यूपी में। ठीक है ना। और ये सन है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है। मिट्टी में वायुमंडल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है, जिसकी वजह से मिट्टी काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। तो सन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ पर, यूपी में। और सन के जो रेशे होते हैं उससे बोरियां बनाई जाती हैं। इसी वजह से चूँकि मिट्टी में इसकी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है, इसी वजह से सन को जो है हरी खाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। उसके बाद कौन सा है, जूट। जूट को जो है पटसन भी बोलते हैं। और जूट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में। इसके बाद आता है स्थान कौन सा, बिहार में। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, इसके बाद बिहार में, और उसके बाद है आंध्र प्रदेश में। तो जूट और पटसन का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश। सन का हो गया यूपी, कपास का हो गया गुजरात और महाराष्ट्र। और ये जो तीनों हैं ये लंबे रेशे वाले कौन से हो गए, फसल हो गए। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हम लोग का, 28 का सी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है 29 की दालचीनी के पेड़ किस भाग से एकत्र किए जाते हैं। पत्ता है, तना है, जड़ है और छाल है। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग दालचीनी। दालचीनी जो है आपका, जो दालचीनी का जो पेड़ है उसके छाल से निकाले जाते, छाल से प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो दालचीनी जो है उसके पेड़ के छाल से प्राप्त होता है ना। और ये जो पेड़ है ये सदाबहार, ये सदाबहार है। और ये जो है दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में भी विशेषकर कहां पर, केरल में। केरल में ज़्यादा मिलता है। अगर भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में उसका उत्पादन होता है, लेकिन दक्षिण भारत में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर, केरल में। इसके बाद जो है प्रमुख जगह है वो है श्रीलंका।
तो श्रीलंका में भी इसका उत्पादन होता है। श्रीलंका में भी इसका उत्पादन हुआ, दक्षिण भारत में विशेषकर कहाँ, केरल में। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा दालचीनी का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो आपका हो गया केरल। और कहाँ से प्राप्त होता है ये, छाल से। और ये कैसा पेड़ है, सदाबहार। ठीक है, तो क्वेश्चन 29 का कौन सा हो गया हम लोग का, डी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि सागवान, टिक है, टिक को सागवान भी बोलते हैं, सागौन भी बोलते हैं। तो सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे पैदा होता है, तो ऑप्शन दिया है हिमालय, पश्चिमी घाट, मध्य भारत, असम तथा मेघालय। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं हम लोग। सागौन, इसी को बोलते हैं हम लोग सागवान। सागौन और जो सागवान है, ये जो मानसूनी वन का वृक्ष है। और मानसूनी वन को जो है पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है। तो मानसूनी वन या पतझड़ वाले वन जो है उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहाँ पर जो है 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो जिन क्षेत्रों में 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है भारत में, तो उन क्षेत्रों में मानसूनी वन और पतझड़ वन का विकास मिलता है। और इसी मानसूनी वन का वृक्ष है आपका सागौन या सागवान। और भारत में देखेंगे तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो वन है, भारत में सबसे ज़्यादा मानसूनी वन ही मिलते हैं। ठीक है ना, तो जिन क्षेत्रों में 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में मानसूनी वनों का विकास होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा मानसूनी वन ही मिलते हैं। मानसूनी वन को ही पतझड़ वन बोलते हैं। और इसी मानसूनी वन का वृक्ष है सागौन, और या इसी को बोलते हैं सागवान। ठीक है ना, भारत के मैप में अगर हम देखेंगे, भारत के मैप में देखेंगे तो ये पूरा आपका पश्चिम बंगाल, बिहार वाला जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आप आएंगे, फिर पंजाब हरियाणा का कुछ पार्ट है, फिर उसके बाद एमपी है, एमपी से होते हुए पूरा आपका दक्षिण भारत तक पूरा ये जो पूरा का पूरा प्रदेश है, इस मैक्सिमम एरिया में आपका जो है मानसूनी वन का विकास मिलता है। ठीक ना, मानसूनी वन का। और इस वजह से भी कि भारत में सबसे ज़्यादा मानसूनी वर्षा ही होती है, तो इन क्षेत्र में मानसूनी वन का विकास होता है। तो और सबसे ज़्यादा इनका जो विकास होता है वो मध्य भारत में होता है ना, मध्य भारत में इस वन का विकास सबसे ज़्यादा है। तो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर पैदा होता है, तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, मध्य भारत, सी 30 का सी। ठीक है ना, अब देखिए जहाँ तक सागवान की बात है, जहाँ तक सागवान की बात है, ये जो सागवान है इसका जो है रेलवे स्लीपर में, रेलवे का जो स्लीपर बनता है इसमें इसका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा सागवान का जो है फर्नीचर उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है। भारत में अगर सागवान के उत्पादन के आधार पर अगर देखें तो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है एमपी में होता है भारत में। अगर क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा सागवान का उत्पादन कहाँ पे है, तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका कर्नाटक में। ठीक है ना, तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा सागवान का उत्पादन कर्नाटक में है। अगर टोटल भारत की बात करेगा तो आपका हो गया मध्य प्रदेश। और सागवान का यूज़ बेसिकली होता है कहाँ पे, फर्नीचर में, और रेलवे स्लीपर में भी इसका यूज़ किया जाता है।
और इसका जो एरिया है मध्य भारत वाला भाग है, मध्य भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी है, वो पूरे प्रदेश में जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब वाला भी सेक्टर आता है और पूरा नीचे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाला पूरा रीजन पकड़ते हुए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक ये पहुँच जाता है। ठीक है ना सागवान। तो 30 का क्वेश्चन हो गया, का आंसर हो गया हमारा कौन सा, मध्य भारत। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक आप इस चैनल से बने रहें और पढ़ाई में लगे रहें। थैंक यू।